हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉस्टल स्टडी। मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रिया और आज मैं आपके लिए कर्नल गद्दाफ़ी की बायोग्राफ़ी लेकर आई हूं। कर्नल गद्दाफ़ी एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे इतिहास में दूसरे हिटलर के तौर पे जाना जाता है। कर्नल गद्दाफ़ी जिसने लीबिया पर 42 सालों तक राज किया और 42 सालों के बाद धीरे धीरे वहाँ की जनता के द्वारा ही इसका पतन हुआ। आइए जानते हैं कर्नल गद्दाफ़ी के बारे में। 1967 में अरब और इज़राइल के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। इसमें सारे अरब मुल्क एक साथ थे और इज़राइल दूसरी तरफ था। इस युद्ध में इज़राइल की जीत हुई और अरब मुल्क की हार हुई और इस हार के साथ ही बहुत सी चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई और इसी में एक कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी सामने आता है जो कि बाद में आगे चलकर 42 सालों तक लीबिया पर राज करता है। इससे पहले जानते हैं कर्नल गद्दाफ़ी कौन था। कर्नल गद्दाफ़ी का जन्म 1942-43 में त्रिपोली तानिया पश्चिम कामिक्षा के रेगिस्तान में शिरते नामक स्थान पर हुआ था। कर्नल गद्दाफ़ी एक बहुत गरीब फैमिली से आता था और इसके पिता एक खाना बदोश थे। इनके पिता का नाम मोहम्मद अबुल सलाम बिन हमीद बिन मोहम्मद था। गद्दाफ़ी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय इस्लामी शिक्षक द्वारा एक धार्मिक स्वभाव में हुई और आगे की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में। इसके बाद गद्दाफ़ी लीबिया की आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और 1967 में जब अरब और इज़राइल के बीच युद्ध हुआ उस वक्त यह लीबिया की आर्मी में कैप्टन के तौर पर कार्यरत थे। इस युद्ध का असर कई देशों पर पड़ा लेकिन सबसे ज़्यादा असर लीबिया पर पड़ा क्योंकि उस वक्त लीबिया में राजशाही थी और इदरिश वहाँ के शासक थे। इनका शासन काफ़ी लंबे समय से था जिस कारण वहाँ के लोगों में गुस्सा था। इज़राइल की जीत के लिए बहुत से लोग इदरिश को भी जिम्मेदार मानते थे। इस हार से वहाँ की जनता का गुस्सा और बढ़ गया जिसे गद्दाफ़ी ने भांप लिया और इन्हें प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि कैसे तख्ता पलट किया जाए। कुछ वक्त बाद यानी 1969 में इदरिश अपने इलाज के लिए तुर्की जाते हैं और यहाँ गद्दाफ़ी अपनी पूरी तैयारी में था। उसने धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली। इसके बाद जैसे ही इदरिश तुर्की से वापस आते हैं उन्हें धमकी दी जाती है कि आप गद्दी छोड़ दें और किसी दूसरे देश में चले जाएं, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इदरिश ने गद्दाफ़ी की बात को मानने में ही अपनी भलाई समझी और गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इदरिश के गद्दी छोड़ते ही वहाँ की जनता को बताया जाता है कि इदरिश की सत्ता अब जा चुकी है, लेकिन वहाँ के लोगों को यह नहीं बताया जाता कि इस तख्ता पलट के पीछे कौन है और अब यहाँ किसका शासन होगा। यह बात लोगों के सामने 7 दिन बाद यानी 1 सितंबर 1969 को आती है और ऐलान होता है कि अब यहाँ गद्दाफ़ी की सत्ता होगी और लीबिया का नया शासक कर्नल गद्दाफ़ी होगा। इस नई सत्ता से वहाँ की जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और सत्ता का नशा गद्दाफ़ी पर भी चढ़ने लगता है। गद्दाफ़ी के जीवन को कई नज़रियों से देखा जा सकता है, जिसमें एक फेस ऐसा है जिसमें गद्दाफ़ी की तारीफ भी कई लोग करते हैं। उसने अपने कार्यकाल में लीबिया की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, क्योंकि लीबिया में जितने भी तेल भंडार थे उन पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल था और वही कंपनियां अपने हिसाब से तेल निकालती और मनमर्जी के रेट फिक्स करती थी। लेकिन गद्दाफ़ी का शासन आते ही विदेशी कंपनियों पर पाबंदी लगना शुरू हो गई और गद्दाफ़ी ने नए समझौतों के साथ तेल के रेट अपने हिसाब से तय करना शुरू किए और यह तेल ही लीबिया की सबसे बड़ी दौलत थी। इसका फ़ायदा लीबिया को मिला और वहाँ की इकनॉमी सुधरना शुरू हो गई और यह सब गद्दाफ़ी की सोच का ही नतीजा था। बाद में गद्दाफ़ी की इस नीति को अरब के बाकी देशों ने भी अपनाना शुरू किया और कर्नल गद्दाफ़ी की इस नीति की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। उसने लीबिया की शिक्षा के लिए भी कई बड़े काम किए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गद्दाफ़ी का कद बड़ा होने लगा चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई और उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिससे बहुत से देश नाराज़ होने लगे। जैसे जैसे तेल बेचकर गद्दाफ़ी के पास पैसा आने लगा उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी और उसने इस तेल के बिज़नेस को अपने बेटों में बांटना शुरू कर दिया और यह बिज़नेस एक पारिवारिक बिज़नेस बन गया। गद्दाफ़ी ने और भी कुछ ऐसे काम किए जिससे पश्चिमी देश काफ़ी नाराज़ हुए। जैसे उसने जो भी गद्दाफ़ी के दुश्मन थे उनको यूरोप में घुसकर अमेरिका में अपने लोगों से मरवाया। इन सब चीज़ों को लेकर भी धीरे धीरे दूसरे देशों में
गुस्सा बढ़ने लगा और लोगों की राय गद्दाफी को लेकर बदलना शुरू हो चुकी थी। इस तरह गद्दाफी की छवि खराब होना शुरू हो गई। कर्नल गद्दाफी ने इस सत्ता से बेशुमार दौलत इकट्ठा की। कहते हैं गद्दाफी के पास $7 बिलियन यानी 350 अरब रुपए का सिर्फ गोल्ड था और भी अलग अलग देशों में इसकी प्रॉपर्टी थी। ऐसा भी माना जाता है कर्नल गद्दाफी अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता था। जेल में लगभग 1200 कैदी थे जिनको कतार में खड़ा करके गद्दाफी ने गोली से मरवा दिया था। माना जाता है ये सभी गद्दाफी के विरोधी हुआ करते थे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की संख्या 1280 थी और इन कैदियों की लाश को उसी जेल में दफन कर दिया जाता है और इस बात की जानकारी इन कैदियों के परिजनों को 14 साल के बाद दी जाती है। इस तरह गद्दाफी का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता गया और अब वहाँ की जनता गद्दाफी से आज़ादी चाहती थी। इसी बीच 2011 में ट्यूनीशिया में एक क्रांति शुरू हुई तानाशाही के खिलाफ, जिसमें ट्यूनीशिया को तो तानाशाही से आज़ादी मिल गई और इसके बाद इसका सबसे ज़्यादा असर लीबिया पर पड़ा क्योंकि तब तक गद्दाफी को शासन करते हुए 42 साल हो चुके थे। अब लीबिया में भी कुछ लोगों ने सत्ता परिवर्तन की मांग शुरू कर दी और लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी धरना प्रदर्शन के दौरान एक ह्यूमन राइट एक्टिविटी को गद्दाफी की सेना ने गोली से मार दिया और इसकी मौत के साथ ही लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई और लोग खुलकर गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे और इस तरह लीबिया में एक क्रांति आ गई और सबकी यही मांग थी, कर्नल गद्दाफी सत्ता छोड़ो। फरवरी 2011 में गद्दाफी के खिलाफ विरोध शुरू हुआ और अक्टूबर 2011 तक चला। इस बीच में गद्दाफी की वाइफ, बेटी और बेटे अल्जीरिया चले गए क्योंकि लीबिया के हालात अब बहुत बिगड़ने लगे थे। विरोधी और गद्दाफी के बीच विरोध बढ़ता चला गया। जब विरोधी और गद्दाफी के बीच विरोध बढ़ता चला गया तो नाटो की सेना लीबिया आई लोगों को सुरक्षा देने के लिए और गद्दाफी को सत्ता से हटाने के लिए। अब विरोधी और नाटो की सेना गद्दाफी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे थे। धीरे धीरे वो दिन भी आया जब लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर विरोधियों और नाटो का कब्जा हो गया और गद्दाफी को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा और भागकर वह अपने होम टाउन सिरते पहुंच गया। उसे लगा शायद वहाँ के लोग उसकी मदद करें। यहाँ नाटो की सेना उसे लगातार ढूंढ रही थी। अचानक एक दिन 20 अक्टूबर 2011 को सुबह 8 बजे 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला सुबह सुबह गुजर रहा था। नाटो की सेना ने देखा गद्दाफी के इस काफिले में होने के शक में नाटो की सेना ने इस काफिले पर बमबारी शुरू कर दी और इस बमबारी में आधे से ज़्यादा काफिला उड़ गया और जो लोग बचे वह गाड़ियों से निकलकर इधर उधर भागने लगे, जिसमें एक था कर्नल गद्दाफी। अब एक तरफ विरोधी, दूसरी तरफ नाटो की सेना। भागते भागते वह सिरते की गलियों में पहुंच गया और एक 70 सेंटीमीटर के पाइप में अपने कुछ साथियों के साथ छुप गया। लेकिन इस पाइप में छिपते हुए कुछ लोग गद्दाफी को देख लेते हैं और उस पाइप में सिर्फ एक ही तरफ से आ और जा सकते थे। इस गलती ने गद्दाफी को उस पाइप में फंसा दिया। अब उस पाइप के बाहर से सैनिक गोलीबारी करते हैं और अंदर से गद्दाफी और उसके साथी। इस गोलीबारी में गद्दाफी का एक साथी उस पाइप से बाहर आता है और जब उससे पूछा जाता है अंदर कौन है, तब वह बताता है कि अंदर कर्नल गद्दाफी है। इसके बाद उसे दोबारा पाइप के अंदर भेजा जाता है और गद्दाफी को सरेंडर करने के लिए बोल दिया जाता है। इसके बाद गद्दाफी दोनों हाथ ऊपर किए बाहर आता है और जैसे ही गद्दाफी बाहर आता है सैनिक उसके पैरों पर गोली मार देते हैं जिससे वह कहीं भाग ना सके। इसके बाद गद्दाफी की तलाशी ली जाती है जिसमें एक सोने का रिवॉल्वर और 2 सैटेलाइट फ़ोन मिलते हैं। अब जितने भी विद्रोही थे वह गद्दाफी को देखकर पागल हो जाते हैं और उसे बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं। नाटो की फ़ौज को विद्रोहियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बीच गद्दाफी का सैटेलाइट फ़ोन बजता है और यह फ़ोन अल्जीरिया से गद्दाफी की बेटी का था। यह फ़ोन सेना का ही एक जवान रिसीव करता है और फ़ोन पर उसकी बेटी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया और वह मारा गया और यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। अभी गद्दाफी को लेकर भीड़ में छीना झपटी हो रही थी कि कौन उसे ले जाएगा। इसी बीच एक विद्रोही रिवॉल्वर उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे गद्दाफी के सर पर गोली मार देता है और इस तरह कर्नल गद्दाफी की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। उसकी मौत के बाद वहाँ जितने भी लोग थे सब जश्न में डूब जाते हैं और नाटो की सेना गद्दाफी के शव को अपने कब्जे में ले लेती है। गद्दाफी की मौत के कुछ घंटे बाद वहाँ की जनता को सूचित किया जाता है कि कर्नल गद्दाफी मारा गया और अब लीबिया पूरी तरीके से आज़ाद है। तो फ्रेंड्स, ये थे कर्नल गद्दाफी जिन्होंने एक लंबे समय तक लीबिया पर शासन किया।
फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।